हेलो स्टूडेंट, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, उससे पहले आप मेरे बारे में जान लें। मेरे पास 8 वर्षों की टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों और शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर तथा सामान्य अध्ययन का सेक्शन पढ़ाता हूँ। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं, बीपीएससी के मैंने 3 बार इंटरव्यू दिए हैं और आरपीएससी का मैंने 1 बार इंटरव्यू दिया है। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन, टाइम टेबल होता है, पेपर कटिंग होता है और पीडीएफ होता है वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या-क्या बेनिफिट मिलता है, वो आप ध्यान से देखें। सबसे पहले आपको इसमें डेली लाइव क्लास मिलता है और इस लाइव क्लास में आप अपने टीचर के साथ डिस्कशन करके, चैट करके, क्लास से संबंधित जो भी डाउट होती है, वो आप उसको उसी समय क्लियर कर लेते हैं। दूसरा, इसमें आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है और इस लाइव टेस्ट और क्विज में आपको पीटी का मिलता है और मेंस का मिलता है और टेस्ट की समाप्ति के बाद आपको एक विश्लेषणात्मक सेशन दिया जाता है जिसमें आपको यह बताया जाता है आप किस प्रकार से प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को हल करें और किस प्रकार से आप मेंस में प्रश्नों का फॉर्मेटिंग करें, आंसर राइटिंग करें, ये बताया जाता है। तीसरा, आप एक स्ट्रक्चर कोर्स की प्राप्ति करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते और फिर अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप देश के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, देश के टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेने का अवसर प्राप्त करते हैं और फिर अनअकैडमी के द्वारा यूपीएससी के लिए चलाए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्सेज जो यूपीएससी के पीटी एग्जाम से संबंधित है, जो यूपीएससी के मेंस जीएस एग्जाम से संबंधित है, जो यूपीएससी के ऑप्शनल पेपर से संबंधित है, जो एसए राइटिंग से संबंधित है और जो इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है, आप इस सब का बेनिफिट उठाते हैं। अर्थात अनअकैडमी के एक सब्सक्रिप्शन से आप मल्टी बेनिफिट को प्राप्त करते हैं। अनअकैडमी के द्वारा यूपीएससी में शामिल लगभग सभी ऑप्शनल पेपर की क्लासेस शुरू की गई है। इसमें मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर पढ़ाता हूँ। आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री का सब्सक्रिप्शन लेकर मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मार्गदर्शन ले सकते हैं। अब अनअकैडमी के जीएस का यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जीएस का सब्सक्रिप्शन 2 प्रकार का है, एक प्लस सब्सक्रिप्शन है और दूसरा जो है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो प्लस सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ का जो फीस है ये 49,500 रुपया है, लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तब 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है आपको 44,550 रुपया में प्राप्त हो जाएगा। यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लस कोर्स का लेना चाहते हैं तो इसका जो सब्सक्रिप्शन फीस है ये 72,000 है, लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और तब 24 मंथ का जो प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है आप 64,800 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार आप यदि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं जीएस का, तो जीएस के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ का जो फीस है ये 69,500 रुपया है, लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तब 12 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आपको 62,550 रुपये में प्राप्त हो जाएगा और यदि आप 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, इसका सब्सक्रिप्शन फीस 1,07,000 रुपया है। फिर यदि आप यहाँ भी मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तब आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन 96,300 में प्राप्त कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको प्राप्त क्या क्या होता है, तो डेली लाइव क्लास, डेली टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल, पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक। इसमें जो पर्सनल कोच और डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग कराया जाता है वो इसका ब्रॉडर फ्यूचर है, क्योंकि जब आप सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो आपको एक मार्गदर्शक होना चाहिए जो समय समय पर आपकी कमी, आपकी मजबूती पक्ष को दर्शाए और आप में निरंतर सुधार की प्रक्रिया हो। उस दृष्टिकोण से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मच बेटर है।
फिर आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो 27,500 रुपया है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तब 12 मंथ का जो ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन है आपको 24,750 रुपया में प्राप्त हो जाएगा। तो आप अनअकैडमी के 1 या 2 सालों का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें या फिर ऑप्शनल पेपर का भी सब्सक्रिप्शन लें और फिर आप मेरे साथ प्लस कोर्स में जुड़ें जिसमें मैं आपका ज्योग्राफी हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर और सामान्य अध्ययन के सेक्शन में मार्गदर्शन करूंगा। तो सभी का स्वागत है, वेलकम है। और आज हम लोग मध्यकालीन भारत के तीसरे टॉपिक पर, मध्यकालीन भारत न करके पूर्व मध्यकाल का ये समय है, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। तो महमूद गजनबी के भारतीय आक्रमण पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस मध्यकालीन भारत के सीरीज की जो शुरुआत हुई है, तो इस सीरीज में हम लोगों ने सबसे पहले पहला वीडियो जो इस पर क्लास हुआ है वो इस्लाम के उदय के बारे में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से इस्लाम का उदय और उसका प्रसार हुआ था, वह वीडियो। दूसरा, इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि भारत पर जो अरब आक्रमण होता है उसके बारे में हम लोगों ने देखा था और उसका सांगोपांग अध्ययन किया था। और तीसरा, आज हम लोग इस सीरीज में जानेंगे कि भारत पर गजनबी के आक्रमण को हम लोग डिफरेंट डायरेक्शन से समझेंगे, देखेंगे। तो सभी का स्वागत है। और इस टॉपिक में हम लोग किस किस चीज पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो आप सबसे पहले एक बार जान लीजिए कि भारत पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय में हम लोग 4 सेक्शन पर जिक्र करेंगे। तो महमूद गजनबी के भारतीय आक्रमण के समय भारत के राजनीतिक जीवन की क्या विशेषता थी, ये इसी तरीके से हमने आपको जब अरब का आक्रमण हुआ था सिंध पर उस समय भी बताया था। फिर गजनबी के भारतीय आक्रमण का ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर गजनबी के जो प्रमुख भारतीय अभियान है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर गजनबी के भारतीय आक्रमण का प्रभाव क्या हुआ इसके बारे में हम लोग डीपली डिस्कशन करेंगे, हर एक एनालिटिकल सेक्शन पर जाएंगे। क्योंकि मध्यकालीन भारत में मैंने पहले ही कहा कि पूरी तरीके से इस्लाम के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उनके द्वारा जो स्थापित राज्य, उनके द्वारा जो स्थापित शासन प्रणाली, उनके द्वारा जो लाया गया कला और स्थापत्य था, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो वैसे इसकी शुरुआत तो 12 से 6 से होती है भारतीय इतिहास में, लेकिन हमने उस इतिहास को अच्छे तरीके से हम लोग समझ जाए इसलिए हमने पूरी शुरुआत से इस सीरीज को शुरू किया था कि सबसे पहले इस्लाम के उदय और प्रचार को, फिर अरब आक्रमण और गजनबी आक्रमण, और गजनबी आक्रमण के बाद फिर हम लोग मोहम्मद गोरी के आक्रमण में जाएंगे और गोरी के आक्रमण के बाद जब सल्तनत की स्थापना होगी फिर हम लोग देखेंगे किस तरीके से सल्तनत का इतिहास है, किस तरह से मुगल का इतिहास है। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं और जिस तरीके से शुरुआत होती है आप लोग कॉपी पेन लेके बैठते हैं वैसे ही बैठेंगे और अपना नोट्स डेवलप करते जाएंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग चलते हैं कि गजनबी के आक्रमण के समय भारतीय राजनीतिक जीवन की क्या विशेषता थी। यही महमूद गजनबी हैं जिन्होंने 17 बार भारत पर आक्रमण किए थे। इनके बारे में हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से परिस्थितियां थी आक्रमण के समय। तो गजनबी के आक्रमण के समय भारतीय राजनीतिक जीवन की जो विशेषता थी इसको हम लोग 2 तरीके से समझेंगे। एक, उस समय उत्तर भारत में कौन कौन प्रमुख राज्य था इसके बारे में, और दूसरा उस राजनीतिक जीवन की क्या विशेषता थी इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उत्तर भारत के जो प्रमुख राज्य थे जैसे कि आप इस डायग्राम पर देखेंगे और जो हमने लिखा है, तो एक इसमें हिंदू शाही राज्य था, कहाँ था इस मैप पर चर्चा करेंगे। दूसरा मुल्तान का राज्य था, तीसरा सिंध का राज्य था, चौथा कश्मीर में, पांचवा दिल्ली, छठा कन्नौज, सातवां गुजरात, आठवां बंगाल, फिर नौवां जो था सो अजमेर कहेंगे, 10वां चित्तौड़, और कई छोटे छोटे राजवंश थे जिसमें करीब 12-15 छोटे छोटे राजवंशों की हमें जानकारी मिलती है महमूद गजनबी के आक्रमण के समय। तो इस सभी राज्यों की स्थिति को समझने के लिए थोड़ा सा हम इस मानचित्र पर पाकिस्तान के मानचित्र और अफगानिस्तान के मानचित्र को भी इंक्लूड करना चाहेंगे, तब आप इस परिदृश्य को पूरी तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरीके से कहाँ पर क्या था। ये प्रेजेंट टाइम में अफगानिस्तान हो जाएगा और ये तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान है। तो सबसे पहले जो हिंदू शाही राज्य था यहाँ पर क्या था कि हिंदू कुश पर्वत हो जाएगा। तो लगभग इस हिंदू कुछ पर्वतीय क्षेत्र से लेके और कुछ कश्मीर, कुछ पाकिस्तान के ऊपरी एरिया को लेकर इन क्षेत्रों में हिंदू शाही राज्य था। यहाँ पर जो एक हो जाएगा हिंदू शाही राज्य था। लगभग कहते हैं कि उत्तर में हिंदू कुश से लेकर दक्षिण में
जो चेनाब नदी तक का एरिया हो जाएगा, यदि हम लोग इसको चेनाब नदी मान लेंगे, तो इसके बीच का जो ये था हिंदू शाही राज्य था, ये याद रखेंगे जैसे मैंने यहाँ पर बताया है। इस हिंदू शाही राज्य के दक्षिण में एक और राज्य था जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर मुल्तान का राज्य था। दूसरा यहाँ पर देख रहे हैं जो नंबर 2 लिखा हुआ है वो मुल्तान का राज्य था। तो मुल्तान में जो थे ना यहाँ पर एक शासक हैं जिनका नाम है फतेह दाऊद शासन करते थे। फतेह दाऊद शासन करते थे और हिंदू शाही राजवंश में कई सारे शासक हुए, लेकिन इस समय जो गजनवी का आक्रमण होता है इस समय जो हिंदू शाही शासक थे उनका नाम है जयपाल है। और जयपाल के बाद जो हिंदुशाही शासक बनते हैं वो आनंद पाल बनते हैं। तो पहला राज्य हिंदुशाही नंबर 1 का, दूसरा मुल्तान का, तीसरा आप सिंध का राज्य देखते हैं। यहाँ का जो एरिया हो जाएगा, ये जो एरिया हो जाएगा, यहाँ पर तीसरे क्रम का राज्य था, सिंध का राज्य था। और सिंध और मुल्तान दोनों एक तरीके से मुस्लिम राज्य थे यहाँ पर, जो अरबों के आक्रमण के बाद यहाँ पर जो मुस्लिम राज्य स्थापित हुए थे उन्हीं में एक मुल्तान का राज्य बना था और एक सिंध का राज्य बना था, ये याद रखेंगे। तीसरा यहाँ पर एक कश्मीर का राज्य था जो नंबर 4 का आप देख रहे हैं, कश्मीर का राज्य था और ये हो जाएगा कश्मीर का राज्य जो कश्मीर के क्षेत्रों में था। और कश्मीर में जो शासक थे इस समय, यहाँ के शासक जो थे कश्मीर के क्षेत्रगुप्त शासक थे, ये याद रखेंगे, कभी कभी मैच करने के लिए आता है। यहाँ के शासक क्षेत्रगुप्त थे, लेकिन वास्तविक सत्ता जो थी इस समय वो रानी दिद्दा के हाथों में थी। एक कश्मीर की महिला शासिका रानी दिद्दा के हाथों में थी, ये ध्यान में रखेंगे। दिल्ली 5वें नंबर पर है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो एरिया हो जाएगा वो 5वें नंबर पर दिल्ली का हो जाएगा। और दिल्ली में इस समय जो था तोमर वंशीय शासक राज करते थे। तोमर वंश के जो शासक थे वो यहाँ पर राज करते थे। कन्नौज में इस समय भी क्या था कि गंगा यमुना दोआब और दिल्ली से सटे हुए राज्य का जो एरिया हो जाएगा ये नंबर 6 का राज्य हो जाएगा जो कन्नौज पर है। तो कन्नौज में इस समय भी क्या था, प्रतिहार शासक जो गुर्जर प्रतिहार थे वो राज्य करते थे, ये याद रखेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे तो गुजरात का जो ये एरिया हो जाएगा, इन क्षेत्रों में जो गुजरात का एरिया हो जाएगा नंबर 7 का। तो गुजरात में जो शासन करते थे यहाँ पर सोलंकी शासक थे। यहाँ पर गुजरात के सोलंकी, ये भी राजपूत ही थे, सोलंकी शासक यहाँ पर राज करते थे, ये याद रखेंगे। गुजरात में सोलंकी जो और अहिनवार या अनिलवार इनकी राजधानी होती थी। फिर बंगाल में इस समय हम लोग देखेंगे तो नंबर जो 8 का हो जाएगा ये बंगाल का एरिया हो जाएगा। और बंगाल में इस समय भी पाल वंश का शासन था, काफी लंबे समय तक ये लोग शासन करते हैं। अरब के आक्रमण के समय भी हम लोगों ने पाल शासक को देखा था और अभी गजनबी का आक्रमण हो रहा है, तो गजनबी के आक्रमण के समय भी बंगाल में क्या है, पाल वंशीय शासक है। नौमा अजमेर है, तो अजमेर का एरिया जो हो जाएगा इस क्षेत्र में दिल्ली और उसके आसपास के यहाँ पर हो जाएगा अजमेर, ये नौमा हो जाएगा। तो नौमा जो अजमेर वंश का शासन था यहाँ पर चौहान वंश की सत्ता थी, चौहान शासक होते थे। और चित्तौड़ जो उदयपुर और उसके आसपास का एरिया हो जाएगा, यदि हम इस 10वें एरिया को लगभग मान लेंगे तो ये चित्तौड़ हो जाएगा। और चित्तौड़ में जो थे ना गुहिल राजपूतों का शासन था, गुहिल राजपूत के शासन थे। और कई सारे छोटे छोटे राज्य थे जैसे कि मध्य प्रदेश सबके इस क्षेत्र में आ जाएंगे। तो बुंदेलखंड का एक राज्य हुआ करता था, ये भी जो थे सो एक तरीके से राजपूत शासन का दिन होते थे। इन क्षेत्रों में परमार वंशीय शासक होते थे, तो कई छोटे छोटे राज्य थे। इस तरीके से नर्मदा के उत्तर के भारत की विशेषता थी। तो आप देख रहे हैं नंबर 1 हिंदुशाही शासक, नंबरिंग किया हुआ है और नहीं तो राज्य लिखा हुआ है। नंबर 1 आप देख रहे हैं ये हिंदुशाही क्षेत्र है। दूसरा नंबर पर मुल्तान का राज्य था। तीसरे नंबर पर सिंध का राज्य है जो आप देख रहे हैं। चौथे नंबर पर कश्मीर, यहाँ के शासक चित्रगुप्त और वास्तविक शासिका रानी दिद्दा, इनके हाथों में। दिल्ली में तोमर वंश का शासन। पांचवें छठे में कन्नौज यानी प्रतिहार वंश अभी भी है। सातवें स्थान पर गुजरात के सोलंकी राजपूत हैं। आठवें स्थान पर बंगाल में पाल शासक अभी भी। अजमेर में चाहमान वंश या चौहान वंश। और 10 चित्तौड़ में गोहिल वंश था और कई सारे छोटे छोटे वंश थे, ये आप ध्यान से रखेंगे। अब इन चीजों से आप देख रहे हैं कि उत्तर भारत के राजनीतिक जीवन की जो विशेषता निकल कर आएगी वो आप इस मैप के सहारे निकाल सकते हैं। इस राजनीतिक जीवन की पहली विशेषता हो जाएगी, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगभग केंद्रीय
जो एक सत्ता होती है उसका अभाव, केंद्रीयकृत सत्ता का अभाव है, केंद्रीयकृत सत्ता का अभाव हमें दिखाई देता है। पहली इस राजनीतिक जीवन की विशेषता। दूसरी इस राजनीतिक जीवन की विशेषता है कि छोटे छोटे राज्यों की उपस्थिति है। कुछ बड़े राज्य भी हैं, जैसे चाहमान जैसे हो गए, इस तरीके गुर्जर प्रतिहार हो गए। तो छोटे छोटे राज्य की उपस्थिति है, मूल रूप से ऑल ओवर देखेंगे राज्य की उपस्थिति है, दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता इस राजनीतिक जीवन की क्या है? ये जो सभी छोटे छोटे राज्य हैं आपस में संघर्षरत, आपस में संघर्षरत है। क्यों है आपस में संघर्षरत? तो अपने राज्य का क्षेत्र विस्तार करने के लिए आपस में संघर्षरत हैं। चौथा, इस समय के राजनीतिक जीवन की विशेषता क्या है कि राजनीतिक जीवन पूरी तरीके से सामंती व्यवस्था पर आधारित है। सामंती व्यवस्था और सामंती शासन प्रणाली जिसको कहते हैं वो, जिसके कारण राजा की शक्ति और काफी कमजोर होती गई थी। और पांचवा सबसे प्रमुख कि सीमावर्ती क्षेत्र में क्या घटित हो रहा है, सीमावर्ती क्षेत्र में क्या घटित हो रहा है, इसके तरफ भारतीय शासकों का कोई ध्यान नहीं था। तो राजनीतिक जीवन की ये 5 विशेषता थी। और मैंने अरब आक्रमण के समय भी जब आपको बताया था तो लगभग इसी तरह की चीजें मिली थी, और अभी भी आप देख रहे हैं इसी तरीके की चीजें। और जब भी उत्तर भारत में यह देखा गया है कि विकेंद्रीकरण की दौड़ रही है, राजनीतिक शक्तियां आपस में लड़ते रहे हैं, सामंती शासन व्यवस्था है, और एक दूसरे के तरफ मैत्री संबंधों पर न होकर ये लोग प्रतिस्पर्धी संबंधों पर अपना समय व्यतीत करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी पृष्ठभूमि में यदि कोई विदेशी आक्रांता आएगा तो उसको सफलता मिलनी तय हो जाती है। यही हमने अरब आक्रमण के समय भी देखा था, और यही हमें गजनबी आक्रमण के समय भी दिखाई देता है। तो बिल्कुल ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट भी याद रखेंगे, और जो मैंने फैक्चुअल पॉइंट बताया है ये भी याद रखेंगे कि उत्तर भारत में अर्थात नर्मदा नदी के उत्तर का जो एरिया था वहां पर किस तरीके से राजनीतिक जीवन, कौन कौन से राज्य थे, कौन शासन कर रहे थे, और फिर उस राजनीतिक जीवन की ऑल ओवर विशेषता क्या थी। अब इसी पृष्ठभूमि में गजनबी की सफलता भी सुनिश्चित होगी और उनके अभियानों को भी हम लोगों को समझना है। तो आइए अब हम लोग इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं कि गजनबी के भारतीय आक्रमण का कारण क्या था। ये जो आप देख रहे हैं महमूद गजनबी का साम्राज्य है, और ये महमूद गजनबी के द्वारा स्थापित साम्राज्य है। कितना बड़ा साम्राज्य आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कैस्पियन सागर तक इनकी सीमा जा रही, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगभग इराक, जो टिग्रिस नदी है, इराक का आधा क्षेत्र, फिर ईरान का कुछ एरिया छोड़ के, पाकिस्तान का कुछ एरिया छोड़ के, और फिर पूरी तरीके से उत्तर भारत में लगभग पंजाब का क्षेत्र तो इन्होंने जीत लिया था, अपने साम्राज्य में भी मिला लिया था। तो ये पूरी तरीके से महमूद गजनबी के द्वारा स्थापित साम्राज्य है जो आप देख रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये खैबर पास है, इसी खैबर पास से होकर ये भारतीय अभियान कर रहे थे, लिखा हुआ है खैबर पास। और गजनी, जैसे महमूद गजनबी है तो गजनी इनकी जो अफगानिस्तान में एक जगह है, वहीं से इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। पूरा वो कबीलाई प्रदेश था। और गजनवी के इस भारतीय आक्रमण को समझने के लिए आपको मैं एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ कि जो इन्होंने छत्र, आप देख रहे हैं कि चारों तरफ इनका आक्रमण है, उत्तर की ओर भी है, इधर भी गए, भारत की ओर भी आए, भारत में इधर भी गए, इधर भी गए, पूरी तरफ इनका अभियान होते थे। तो हम इनके कारणों को जानेंगे, क्या इनका अभियान का उद्देश्य था और किस तरीके से था। तो महमूद गजनबी के जो भारतीय आक्रमण का कारण था, सबसे पहला इसका कारण था कि महमूद गजनबी भारत से धन और संपदा प्राप्त करना था। धन और संपदा की प्राप्ति इसका प्राथमिक उद्देश्य था। ये ध्यान में रखेंगे, धन और संपदा की प्राप्ति प्राथमिक उद्देश्य था। दूसरा, इस अभियान का उद्देश्य कुछ यश की प्राप्ति भी रहा होगा, यश की प्राप्ति अर्जित करना, यश की प्राप्ति। तीसरा, महमूद गजनबी का अभियान का उद्देश्य भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना नहीं था, अपना साम्राज्य स्थापित करना नहीं था। ये ध्यान में रखेंगे, अपना साम्राज्य स्थापित करना नहीं था। तो फिर चौथा पॉइंट यहाँ से हो जाता है कि फिर ये भारत पर आक्रमण क्यों करते थे। तो पहले पॉइंट फिर हम आपको एनालिसिस इसका बताएंगे
तो इनका मूल उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बृहत साम्राज्य का निर्माण करना। मध्य एशिया, खुरासान सबके क्षेत्रों में मध्य एशिया में एक वृहत साम्राज्य का निर्माण करना गजनी का उद्देश्य था। और पांचवा जो डिबेटियल प्रश्न है कि क्या इस्लाम धर्म का प्रचार करना गजनबी का उद्देश्य था, या इस धर्म के प्रचार करने से इस्लाम धर्म के प्रचारार्थ भारत आक्रमण किया था या नहीं प्रचारार्थ। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे क्या था नहीं था। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, हम चौथे पॉइंट से शुरुआत करते हैं, तब आप इस चीज को समझ पाएंगे। देखिए, महमूद गजनबी का जो मूल उद्देश्य था वह मध्य एशिया में, ये सब जो एरिया जहां पर आप इनके साम्राज्य को देख रहे हैं, इस मध्य एशिया में यह एक साम्राज्य का निर्माण करना चाहता था। भारत में महमूद गजनबी अपना कोई अस्थाई साम्राज्य स्थापित नहीं करना चाहता था। और इसके कारण क्या थे तो वो आप ध्यान से देखिए, और इसके तर्क भी आप देखेंगे। सबसे पहले, यदि महमूद गजनबी का भारत में साम्राज्य स्थापित करने उद्देश्य रहता, तो जिन क्षेत्रों को वो जीतता गया उन क्षेत्रों को वो अपने साम्राज्य में मिला लेता। ऐसा वो नहीं करता है। जीतने के बाद वहां से वो धन संपदा लूट के क्या करता है, यहाँ से वापस चला जाता है। यदि उसको भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना रहता, तो गुजरात में सोमनाथ मंदिर को लूटता, यहाँ के शासक को पराजित करता है, गुजरात को अपने साम्राज्य में मिला लेता, सिंध सब के क्षेत्रों पर अभियान करता, इसको साम्राज्य में मिला लेता। तो कुल मिला के पहला आप कहेंगे पंजाब को तो मिलाया, तो पंजाब को इसलिए उसने मिला लिया क्योंकि वो भारत पर आक्रमण के क्रम में एक संभरण पंक्ति के रूप में काम करता था। तो इसलिए इसने पंजाब पर तो अधिकार कर लिया, लेकिन उसके आगे इन्होंने कभी भारतीय प्रदेशों पर आक्रमण नहीं किया। पहला, तो साम्राज्य स्थापित करना भारत में उद्देश्य नहीं था। मूल उद्देश्य क्या था कि यहाँ से धन संपदा ले जाए, और धन संपदा के साथ साथ यहाँ से वो हाथी ले जाना चाहता था, ताकि हाथी ले जाकर मध्य एशिया में अभियान करे और उन क्षेत्रों को जीते। दूसरा, जो ये आप देखेंगे कि भारत जो था भाषा के दृष्टिकोण से भी गजनी के अनुकूल नहीं था। उनकी अपनी एक अलग भाषा थी, भारत में शासन करते तो भारत की भाषा संस्कृत और अन्य जो भी क्षेत्रीय भाषा थी वो थी। भाषा के दृष्टिकोण से भी भारत गजनबी के लिए नवीन था। हालांकि ये तर्क बहुत सशक्त नहीं है, क्योंकि जितने भी आक्रांता आए सभी विदेशी भाषा के जानकार थे, भारतीय भाषा के कोई जानकार नहीं थे। लेकिन फिर भी तुर्क यहाँ स्थायी रूप से रह गए, मुगल यहाँ स्थायी रूप से रह गए। लेकिन फिर भी यह कहा जा सकता है कि भाषागत दृष्टिकोण से डिफरेंसेस होना भी एक कारण था कि महमूद गजनबी भारत में अपना स्थायी साम्राज्य नहीं बनाना चाहता था। अब वो मध्य एशिया में एक बृहत साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। इसका कारण भी था, सबसे पहला कारण क्या था कि जिस तरीके से भारत में छोटे छोटे राज्य थे, ठीक उसी तरीके से मध्य एशिया में भी उस समय एक लगभग शून्य राजनीतिक दशा थी। शून्य राजनीतिक दशा कहने का अर्थ है कि मध्य एशिया में उस समय कोई केंद्रीयकृत सत्ता नहीं थी, बल्कि मध्य एशिया में उस समय भी छोटे छोटे राज्य थे, और इन छोटे छोटे राज्यों को जीतकर महमूद गजनबी एक बृहत साम्राज्य का निर्माण करना चाहता था। तीसरा, भाषा और धर्म के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो भाषा और धर्म के दृष्टिकोण से भी जो मध्य एशिया का क्षेत्र था वो महमूद गजनबी के लिए अनुकूल था, क्योंकि वो पूरा एरिया जो था पहले भी इस्लाम के अंतर्गत रह चुका था, खलीफाओं के अंतर्गत। खलीफा की शक्ति कमजोर हुई तो वहां पर एक शून्य राजनीतिक स्थिति बन रही थी। उस शून्य राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाना चाहते थे गजनबी, और वहां के छोटे छोटे राज्यों को जीतकर एक बड़ा साम्राज्य निर्मित करना चाह रहा था। और इसलिए भाषा और धर्म जो गजनबी जानते थे, जिस धर्म को फॉलोवर थे, वही वो एरिया था। तो इन तीन दृष्टिकोण से मध्य एशिया में उनके लिए एक बृहद साम्राज्य का निर्माण करना अनुकूल था। पहला, भारत में साम्राज्य स्थापित नहीं करना चाहते थे। जो मैंने तर्क बताया कि यदि साम्राज्य स्थापित करना रहता तो फिर जो क्षेत्र जीतते गए उसको अपने साथ रखते जाते। भाषा और धर्म के दृष्टिकोण से भी भारत एक भिन्न प्रदेश था। हालांकि मैं फिर भी कह रहा, ये बहुत सशक्त तर्क नहीं है, क्योंकि जो बाद के शासक आए, जैसे बाबर ने आक्रमण किया, तुर्कों ने आक्रमण किया, वो भी विदेशी थे, भाषाई दृष्टिकोण से डिफरेंट, लेकिन फिर भी भारत में उन्होंने साम्राज्य अपना निर्मित किया। अब यहाँ से यह निष्कर्ष निकलता है कि चूंकि महमूद गजनबी मध्य एशिया में एक साम्राज्य निर्मित करना चाहता था, तो इस साम्राज्य निर्माण करने के लिए वो क्या है कि मध्य एशिया में अभियान करेगा,
और जब मध्य एशिया में अभियान करेगा तो इसके लिए क्या चाहिए महमूद गजनबी को? तो धन संपदा चाहिए पहला, और दूसरा उसको क्या चाहिए? तो घोड़ों के जगह उसे हाथी की जरूरत है। तीव्र घुड़सवारी तो वो लोग जानते ही थे, तो हाथी। इसलिए आप जब भी देखते हैं कि यहाँ पर एक कोरिलेशन दिखाई देता है कि महमूद गजनबी जब भारतीय अभियान करते हैं, यहाँ के धन संपदा मंदिर सब हमारे पहले भी और अभी भी आप देखते हैं धन संपदा के केंद्र हैं। तो मंदिर जो होते थे वो धन संपदा के केंद्र होते थे, उसको लूट लेते थे, यहाँ से हाथी ले जाते थे, और यहाँ के अभियानों के बाद वो उसी धन संपदा और हाथी के सहारे मध्य एशिया की ओर अभियान करते थे और अपने क्षेत्र का विस्तार, साम्राज्य का विस्तार करता था। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे, दूसरा पॉइंट, तीसरा और चौथा। बात उठता है ये कि क्या इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना भी महमूद गजनबी का उद्देश्य था? तो ध्यान रखेंगे जब हम लोग सिविल सर्विसेज को लिखते हैं तो अपने को राइटिंग में इन विवादास्पद बिंदुओं से दूर रहना। ऐसे लिख सकते हैं कि हो सकता है कि महमूद गजनबी का कुछ यह उद्देश्य रहा हो, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी हो उनके माध्यम से, लेकिन प्राथमिक तौर पर हमें यही दिखाई देता है कि महमूद गजनबी का जो मूल उद्देश्य था वो भारत से धन संपदा की प्राप्ति करना था, और उस धन संपदा के बल पर वह क्या करता है कि मध्य एशिया में एक बृहद साम्राज्य का निर्माण करता है, और वो करता है शांति के समय में वह भारतीय मंदिरों को भी नहीं तोड़ता है, वैसे तो बहुत जगह तोड़ता है, लेकिन धर्म प्रचार करना इस अभियान का गौण उद्देश्य रहा होगा, ये कहा जा सकता है। लेकिन प्राथमिक उद्देश्य जो था इसका पूरी तरीके से एक साम्राज्य जो निर्मित करना चाहते थे मध्य एशिया में, उसके लिए भारत से धन संपदा ये प्राप्त करना उनका प्राथमिक उद्देश्य था। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इनको हम लोग उतनी महत्व नहीं देंगे। धार्मिक इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार को, जाहिर सी बात, अभियान करेंगे तो उसके माध्यम से कुछ ना कुछ प्रचार प्रसार तो होगा ही, लेकिन फिर भी प्राथमिक उद्देश्य को ध्यान में रखना है, क्या था ये मैंने आपको बताया है। और यहाँ से आप देख भी रहे हैं कि इस समय आप डायग्राम में आप देख रहे हैं कि चारों तरफ महमूद गजनबी का अभियान है, उनका मूल उद्देश्य क्या था वो आप जान गए। अब जो भारत पर प्रमुख अभियान होता है महमूद गजनबी का, तो उसको आप देख लीजिए कि किस तरीके से भारत पर अभियान करते हैं और किस तरीके से क्या स्थिति बनती है। तो सबसे पहले इन अभियानों पर जाने से पहले सबसे पहले महमूद गजनबी के एक जीवन का परिचय ले लिया जाए, तब हम लोग इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो महमूद गजनबी जो थे, हम लोग इनको यमीनी वंश था इनका, यमीनी वंश कहेंगे गजनबी का, या इसको कभी कभी हम लोग गजनी वंश भी कहते हैं, यमीनी या गजनी वंश के नाम से भी इनके वंश को जाना जाता है। और इस वंश के जो संस्थापक थे वो थे अल्पतगीन नामक एक सरदार तुर्क, इस वंश का संस्थापक था। लगभग 963 ईस्वी में मध्य एशिया की बदलती हुई राजनीतिक स्थिति में अल्पतगीन ने इस साम्राज्य की स्थापना की थी, और इसमें कई सारे अल्पतगीन के बाद कई सारे शासक हुए, लेकिन जो प्रमुख महमूद महमूद गजनबी का शासन काल है, वो महमूद गजनबी का जो शासन काल है वो 998 ईस्वी से लेके 1030 ईस्वी तक महमूद गजनबी का शासन काल है, ये ध्यान में रखेंगे। और महमूद गजनबी यानी 998 ईस्वी में ये गजनी के राज सिंहासन पर बैठते हैं, और जब यहाँ पर बैठते हैं तो बैठने के बाद ये बगदाद के खलीफा जो थे उस समय, अब्बासी खलीफा, बगदाद के अब्बासी खलीफा से बगदाद के अब्बासी खलीफा से ये एक तरीके से कह सकते हैं कि दो टाइटल इनको प्राप्त होता है बगदाद के अब्बासी खलीफा से। एक टाइटल प्राप्त होता है इनको यामिन उद दौला, एक टाइटल इनको प्राप्त होता है यामिन उद दौला, और दूसरा इनको टाइटल प्राप्त होता है अमीन उल मिल्लाह, अमीन उल मिल्लाह। ये दो बगदाद के अब्बासी खलीफा से इनको मिलता है, यानी एक तरीके से इनके राज्य को मान्यता दी जाती है और उपाधि धारण करते हैं ये, अल्लाह से इस तरीके की टाइटल प्राप्त होती है। और मुस्लिम इतिहास में ये पहले ऐसे शासक हैं
जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। मुस्लिम इतिहास में पहले ऐसे शासक जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, अर्थात बगदाद के अब्बासी खलीफा से ही इनको सुल्तान की मान्यता मिली थी। तो पहले सुल्तान माने जाते हैं, इनको जुबली का सुल्तान भी कहा जाता है, ये याद रखेंगे। और महमूद जब सिंहासन पर बैठता है तो लगभग 1000 से लेके 1027 ईस्वी तक, यानी कि इन 27 वर्षों में भारत पर कुल वह 17 आक्रमण करता है। महमूद गजनबी का भारत पर कुल 17 आक्रमण होता है। ये कुछ परिचय याद रखेंगे। यामीनी वंश या गजनी वंश, संस्थापक इस वंश का अल्पतकीन थे। 963 ईस्वी में किया था। महमूद गजनबी का जो समय हुआ 998 से 1030। बगदाद का अब्बासी खलीफा से ये एक तरीके से अपनी शासन की मान्यता दिला लेते हैं। दो टाइटल यामिन उद दौला और अमीन उद बिल्लाह की उपाधि धारण करते हैं, और फिर सुल्तान की भी उपाधि इनको प्राप्त होती है, ये ग्रहण करते हैं। और ये मुस्लिम इतिहास में पहले सुल्तान माने जाते हैं, ये याद रखेंगे। और भारत पर 1000 से लेके 1027 के बीच 17 आक्रमण करते हैं। अब महमूद गजनबी का जो प्रमुख आक्रमण है, उस प्रमुख आक्रमण को कुछ कुछ को देख लिया जाए तो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला आक्रमण जो होता है महमूद गजनबी का, वो 1000 ईस्वी में होता है। और 1000 ईस्वी में यह सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण करते हैं। सीमावर्ती क्षेत्र जो हिंदू कुश के आसपास का क्षेत्र है, जो हिंदू शाही राजवंश का, उस सीमावर्ती क्षेत्रों पर, एरिया पर आक्रमण करते हैं। फिर 1001 ईस्वी में यह हिंदू शाही शासक से टकराते हैं। हिंदू शाही राजवंश पर इसका अभियान होता है और हिंदू शाही शासक से युद्ध होता है, ये याद रखेंगे। जो हमने आपको मानचित्र में बताया था हिंदू शाही शासक से। और हिंदू शाही शासक जो इस समय के हैं, जिनके साथ गजनबी का युद्ध होता है, उनका नाम जो है वो जयपाल है। तो दूसरा अभियान हो गया। तीसरा जो प्रमुख अभियान है वो 1004 से लेके 1005 के बीच है। यहाँ पर इन्होंने मुल्तान पर कब्जा किया था, मुल्तान पर अभियान किया था। यानी कि यदि ये हिंदू शाही शासन था तो 1001 ईस्वी में हिंदू शाही शासन के क्षेत्रों पर अभियान होता है, और 1004 के आसपास ये मुल्तान का एरिया हो जाएगा, यहाँ पर महमूद गजनबी का अभियान होता है, ये ध्यान में रखेंगे। फिर जो अन्य गजनबी के प्रमुख अभियान है, उसमें अगला जो अभियान महत्वपूर्ण हो जाएगा वह हो जाएगा कि फिर से एक बार 1008 ईस्वी में और 9 ईस्वी के आसपास ये हिंदू शाही शासक से टकराते हैं। इस बार हिंदू शाही शासक जो इनसे टकराते हैं उनका नाम है आनंद पाल। जयपाल के बाद हिंदू शाही शासक आनंद पाल बनते, इनसे टकराते हैं, ये याद रखेंगे। फिर 1008 के बाद इनका 1009 में ही अगला अभियान होता है, वह होता है राजस्थान के अलवर में स्थित एक नारायणपुर था। अलवर स्थित नारायणपुर क्षेत्र पर इनका अभियान होता है, ये ध्यान में रखेंगे। फिर जो 1011-12 की स्थिति है, लगभग 1011-12 में महमूद गजनबी का जो अभियान होता है वो होता है हरियाणा में थानेश्वर के पास। थानेश्वर के पास होता है और यहाँ पर एक मंदिर को तोड़ता है जिसको कहते हैं चक्र स्वामी का मंदिर। चक्र स्वामी के मंदिर को यहाँ पर तोड़ते हैं, यानी कि हरियाणा दिल्ली के आसपास का जो थानेश्वर का यहाँ पर एरिया हो जाएगा, यहाँ पर प्रवेश करते हैं। फिर अगला जो इनका अभियान होता है 1015-16 में कश्मीर की ओर बढ़ते हैं, कश्मीर का अभियान करता है। लेकिन कश्मीर की जो भौगोलिक दशा थी वो काफी कठिन दशा है, तो इसलिए यह अभियान पूरा नहीं हो पाता है और फिर वो वहां से वापस आ जाते हैं। फिर 1018 में 1018 में महमूद गजनबी का कन्नौज पर अभियान होता है। कन्नौज पर अभियान होता है इनका, कन्नौज का अभियान करते, तो गंगा यमुना द्वाब में था। एक तरीके से कन्नौज जो गुर्जर प्रतिहारों का अधीन था उस पर अभियान करते हैं। फिर 1000 जो 19-20 है, 1019-20 में कालिंजर कर अभियान करते हैं। कालिंजर जो मध्य प्रदेश का एरिया हो जाएगा, कालिंजर का अभियान करते हैं और यहाँ के शासक है नंद, जिसको पराजित करता है। फिर
जो 20 और 21 है, फिर से यहाँ पर ये चंदेल जो विद्याधर है, चंदेल शासक के विरुद्ध अभियान करते हैं, चंदेल वंश के विरुद्ध अभियान करते हैं यहाँ पर। और फिर जो 1025 और 26 है वो प्रसिद्ध सोमनाथ का अभियान करते हैं गुजरात में। यहाँ पर सोमनाथ का मंदिर है, सभी को पता होगा। सोमनाथ का अभियान करते हैं और यहाँ के जो शासक होते हैं वो होते हैं भीमदेव प्रथम। भीमदेव जो थे यहाँ से भाग जाते हैं और कहते हैं कि एक तरीके से सोमनाथ अभियान में यहाँ पर मंदिर को लूटते हैं, इसके तख्त को उखाड़ के लेकर गजनी चले जाते हैं। तो ये याद रखेंगे, जब ये जा रहे थे सोमनाथ को लूटकर, यहाँ के मंदिर और धन संपदा को लूट कर जा रहे थे, तो फिर रास्ते में इनको क्या होता है कि सिंध के पास जाटों के द्वारा इनके काफिले पर हमला किया जाता है। जब सोमनाथ लूट के वापस ये गजनी जा रहे थे तो जाटों के द्वारा इन पर हमला किया जाता है। तो जाट से बदला लेने के लिए 1027 ईस्वी में महमूद गजनबी का आक्रमण होता है। वो कहाँ पर होता है? तो सिंध के जाटों के खिलाफ, सिंध के जाटों के खिलाफ करता है अभियान। और भारत में यह गजनबी का अंतिम अभियान था। अंतिम अभियान ये ध्यान में रखेंगे, ये अंतिम अभियान था इनका। तो इस तरीके से कभी कभी क्रोनोलॉजी में पूछता है महमूद गजनबी के अभियानों को। तो जो प्रमुख अभियान है, जैसे 1000 ईस्वी का अभियान है हिंदू शाही शासक से, वो याद रखेंगे। 1004-5 में मुल्तान का है। फिर 1009 में नारायणपुर जो अलवर के पास था वहां का अभियान करते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर 1000 जो 11-12 का एरिया है, यहाँ पर थानेश्वर पर अभियान करते हैं, चक्र स्वामी के मंदिर को तोड़ते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर जो 1018 का समय है वो कश्मीर कितना महत्वपूर्ण नहीं, 1018 में जो कन्नौज का अभियान करते हैं इसको ध्यान में रखना है कि कन्नौज, फिर मथुरा, बहुत उस अभियान में बहुत सारे अभियान करते हैं, बहुत सारे क्षेत्रों पर जाते हैं। फिर 1019-20 में कालिंजर का अभियान होता है महमूद गजनबी का। फिर 1020-21 में चंदेल शासक के विरुद्ध अभियान करते हैं। और फिर 1025-26 के आसपास सोमनाथ का अभियान होता है, सबसे प्रसिद्ध चर्चित अभियान है, सभी जानते हैं। और लास्ट में महमूद गजनबी का जो अभियान होता है वो 1027 में सिंध पर जाट के विरुद्ध होता है, ये है। तो इस तरीके से प्रमुख भारतीय अभियान को क्रम में याद रखना है और गजनबी का जो एक परिचय दिया था थोड़ा बहुत इनको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब सबसे प्रमुख बात उठता है कि महमूद गजनबी के, अब आप भारत का अभियान को समझ चुके हैं, एक बार फिर से इस मैप को आप देख लीजिए। तो आप मैप के सहारे देखेंगे तो लंबे समय तक ये याद रहेगा। और जो महमूद गजनबी के आक्रमण का कारण था वो मूल चीज है इसमें याद रखने की। आपके एग्जाम में जब भी आएगा सिविल सर्विसेज में तो यही आएगा, पीटी में कभी कभी जो जीता गया क्षेत्र था जहां से धन संपदा लूटे, जहां पर अभियान हुआ, उसका क्रम कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाएगा। अब सबसे मूल बात उत्पन्न होता है कि जो महमूद गजनबी का भारतीय अभियान हुआ, तो ये देख लीजिए आप, गजनबी का साम्राज्य है, इस मैप से भी देख लीजिए, बिल्कुल ईरान के एरिया और इराक के एरिया को कवर करते हुए आप देख रहे हैं। कुछ ईरान का एरिया छूटा हुआ, अफगानिस्तान का एरिया कवर है, मकरान तट तक, पाकिस्तान के आधे एरिया को कवर किए हुए, भारत में लगभग थानेश्वर तक इनका अभियान हुआ था, कन्नौज तक भी, पंजाब वाले प्रांत को जीत लिया था। ये पूरा महमूद गजनबी के द्वारा स्थापित साम्राज्य था, ये यहाँ पर है, ये ध्यान में रखेंगे। ये इनका एम्पायर था, एक बहुत बड़ा एम्पायर स्थापित करते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि मध्य एशिया की राजनीतिक परिस्थिति बदलती है, नए राजवंश अब आने लगते हैं। गजनबी के बाद इनके कमजोर उत्तराधिकारी आते हैं और धीरे धीरे गजनी सत्ता का पतन होना शुरू हो जाता है। इसके पश्चिम भाग में क्या होता है कि सैलजिक तुर्क की सत्ता का उदय होता है और पूर्वी भाग में गोर वंश का उदय हो जाता है। ये दो बड़े शक्तिशाली वंशों का जब उदय होता है और कमजोर उत्तराधिकारी आते हैं तो गजनी वंश का पतन होना शुरू हो जाता है। मूल बात है कि महमूद गजनबी के भारतीय आक्रमण का परिणाम क्या हुआ ये हमें जानना है। तो महमूद गजनबी के भारतीय आक्रमण के परिणाम को हम 4 सेक्शन में बांटकर समझ सकते हैं कि महमूद गजनबी के भारतीय आक्रमण का क्या-क्या परिणाम हुआ था। तो सबसे पहला सेक्शन हो जाएगा कि महमूद गजनबी के भारतीय आक्रमण का राजनीतिक परिणाम क्या हुआ था, या राजनीतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था, ये जानना है। दूसरा, महमूद गजनबी के आक्रमण का आर्थिक परिणाम क्या हुआ था,
ये ध्यान में रखना है। आर्थिक परिणाम क्या हुआ, ये ध्यान में रखना है। तीसरा, महमूद गजनबी के अभियान का सैन्य परिणाम क्या हुआ, ये ध्यान में रखना है। और चौथा, महमूद गजनबी के भारतीय अभियान का सांस्कृतिक परिणाम क्या हुआ, ये हमें सांस्कृतिक परिणाम क्या हुआ ये हमें जानना है 4 सेक्शन के सहारे। तो सबसे पहले राजनीतिक परिणाम क्या हुआ, तो राजनीतिक जीवन में आप देखेंगे कि महमूद गजनबी के राजनीतिक जीवन में महमूद गजनबी के अभियानों का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा, कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा, कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा इन द सेंस में क्या हुआ कि उत्तर भारत में अभी भी क्या है, छोटे-छोटे राज्यों का अस्तित्व है, क्योंकि महमूद गजनबी ने किसी राज्य को जीतकर एक केंद्रीकृत सत्ता स्थापित करने का तो प्रयास नहीं किया। तो छोटे-छोटे राज्यों का अभी भी अस्तित्व है, अभी भी अस्तित्व है। और ये सभी छोटे-छोटे राज्य जो हैं लगभग वह गजनबी का आक्रमण हुआ, फिर से आपस में संघर्षरत हैं, प्रतिस्पर्धारत हैं, अपना-अपना क्षेत्र विस्तार करने में लगे हुए हैं। तो इसलिए राजनीतिक दृष्टिकोण से गजनबी के आक्रमण का कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं हुआ। हाँ, लेकिन एक जो मूल प्रभाव हुआ महमूद गजनबी के भारतीय आक्रमण का राजनीतिक प्रभाव हुआ, यह हुआ कि भारतीय क्षेत्र की जो सीमा हिंदू कुश पर्वत तक जाती थी, वह सिमट कर कहाँ तक आ गई, हिंदू कुश पर्वत से सिमट कर यह पंजाब तक आ गई। क्योंकि जो मुल्तान का क्षेत्र था, जैसे कि आप इस डायग्राम से देख लीजिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मुल्तान का राज्य था, वो गजनबी ने जीत कर अपने राज्य में मिला लिया। और फिर यहाँ पर हिंदूशाही शासन का क्षेत्र था, उसको भी जीत कर मिला लिया, कुछ पंजाब के क्षेत्रों को जीत कर मिला लिया। तो पहले जो हम देख रहे थे कि हिंदूशाही राजवंश के समय जो भारतीय साम्राज्य की सीमा या भारत की सीमा हिंदू कुश तक जाती थी, यहाँ पर हिंदू कुश अब वह सिमट कर कहाँ पर आ गया, पंजाब तक सिमट कर आ गया। तो ये एक बहुत बड़ा मौलिक परिवर्तन था, ये ध्यान में रखेंगे। और इस तरीके का जब एग्जाम में पूछेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि हमारी जो सीमा हिंदू कुश पर्वत तक जाती थी, अब वह सिमट कर कहाँ तक रह गई है, पंजाब तक रह गई है। दूसरा, इसने क्या किया, इस आक्रमण ने जो इसका प्रभाव हुआ, इसने सीमावर्ती क्षेत्र की कमजोरी जो थी भारतीय शासकों की, सीमावर्ती क्षेत्र की कमजोरी को सामने उजागर कर दिया, कमजोरी को ला दिया। और फिर सबसे महत्वपूर्ण परिणाम इसका यह भी हुआ कि इसने गोरी के आक्रमण की पृष्ठभूमि तैयार कर दी, गोरी के आक्रमण की पृष्ठभूमि तैयार कर दी, ये याद रखेंगे। आक्रमण की पृष्ठभूमि इन्होंने तैयार कर दिया था। ठीक उसी तरीके से आप इसकी तुलना करके देख लेंगे कि जैसे अरब का आक्रमण हुआ तो कोई खास परिणाम राजनीतिक जीवन पर निकला नहीं, कुछ समय के लिए वहां पर अरब राज्य स्थापित हुआ। फिर मध्य एशिया की राजनीतिक स्थिति बदलती है, खलीफा के द्वारा मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया जाता है, अरब साम्राज्य भी वहां पर धीरे धीरे समाप्त। लेकिन छोटे छोटे मुल्तान में और सिंध में मुस्लिम राज्य स्थापित हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जीवन पर राजनीतिक तौर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। और यहाँ भी वही है कि कोई खास प्रभाव नहीं, राज्यों की बहुलता वैसे ही है, राज्य आपस में संघर्षरत वैसे ही हैं। लेकिन जो सबसे मूल दूरगामी परिवर्तन हुआ वह यही हुआ कि जो भारत की सीमा हिंदू कुश तक जाती थी, वह सिमट कर पंजाब की ओर आ गई। सीमावर्ती क्षेत्रों की कमजोरी निकाल दी महमूद गजनबी ने। और फिर इसने महमूद मोहम्मद गोरी के भारतीय आक्रमण का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम के अभियान ने महमूद गजनबी के आक्रमण का मार्ग प्रशस्त कर दिया था, ठीक उसी तरीके से गजनबी के आक्रमण ने भविष्य में भविष्य में फिर से आक्रमण का मार्ग जो है वो प्रशस्त कर दिया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं गोरी का आक्रमण होता है। इसके आर्थिक परिणाम को दो तरीके से समझने की जरूरत है, दो पॉइंट के सहारे। सबसे पहला पॉइंट तो यही होगा कि महमूद गजनबी के इन अभियानों से क्या हुआ कि भारत से ये धन संपदा लूट कर ले गए, धन संपदा लूट कर ले गए, यही इसका उद्देश्य भी था, लूट कर ले गए। और दूसरा क्या हुआ कि संसाधनों के रूप में यहाँ से हाथी भी ले गया, मध्य एशिया के अभियान से हाथी ले गए। और इसका दूसरा आर्थिक जीवन पर यह परिणाम रहा कि चूंकि लगभग 1000 से लेके 1027 लगभग इतने वर्षों तक
उत्तर भारत में एक राजनीतिक अराजकता की स्थिति बनी रही, क्योंकि उथल पुथल भरा माहौल था। कब इसका अभियान हो जाएगा किसी को पता नहीं था। तो राजनीतिक उथल उथल का माहौल बना हुआ था इतने समय तक, और राजनीतिक उथल पुथल का माहौल होने के कारण क्या है कि इसके कारण व्यापार वाणिज्य की जरूर गिरावट आई, व्यापार वाणिज्य की गिरावट आई, क्योंकि जब शांति का काल रहता है तो व्यापारियों को भी व्यापार करने के अवसर मिलते हैं। और ऐसे उथल पुथल भी किस तरीके का है, तो आक्रमण के उथल पुथल की स्थिति है। इस राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति में व्यापार वाणिज्य की जो है सो अवनति हुई, और यह भी भारत के लिए हानिकारक रहा, ये ध्यान में रखेंगे। और इस अभियान का जो सैन्य परिणाम हुआ, वो सैन्य परिणाम क्या हुआ, इसको भी दो तरीके से समझना है। सैन्य परिणाम तो पहला यही हुआ कि महमूद गजनबी यहाँ से हाथी ले गया, और हाथी यहाँ से ले गया, और न केवल ले गया बल्कि मध्य एशिया के अभियानों में बखूबी इसका यूज करता है। मध्य एशिया के अभियानों में इसका यूज करता है और विजय भी प्राप्त करता है। मध्य एशिया के अभियानों में यूज करते हैं हाथी का, ठीक है। लेकिन मध्य महमूद गजनबी के भारतीय अभियान से भारतीय शासक सैन्य तौर पर कुछ सीख नहीं पाए। भारतीय शासक सैन्य तौर पर कुछ सीख नहीं पाए। ये भारतीय शासकों की सैन्य तौर पर कुछ सीख नहीं पाए। ये भारतीय शासकों की एक कमजोरी कही जा सकती है, क्योंकि महमूद गजनबी भारत में कभी पराजित नहीं हुआ, तो भारतीय शासकों को उनके सैन्य प्रणाली से कुछ सीख लेना चाहिए। किस तरीके से तीव्र घुड़सवार का प्रयोग करते थे, किस तरीके से युद्ध करते थे, कैसे अचानक आक्रमण करते थे, क्या होता था रणनीति, इन चीजों से भारतीय शासक कुछ सीख नहीं पाए। तो इसका एक ये परिणाम जो है निगेटिव आप कह सकते हैं। और यहाँ से जो हाथी ले गया, उसने उसका मध्य एशिया के अभियानों में यूज किया, और उसमें उसको सफलता दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब है कि इसका जो सांस्कृतिक परिणाम हुआ एक तरीके से, वो सबसे महत्वपूर्ण है महमूद गजनबी के अभियानों का। तो चौथा जो महमूद गजनबी के अभियानों का परिणाम हो जाएगा, वह क्या होगा, सांस्कृतिक परिणाम हो जाएगा। तो महमूद गजनबी के अभियानों का जो सांस्कृतिक परिणाम है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहला महत्वपूर्ण तो यही है कि महमूद गजनबी के अभियानों के साथ ही भारत में अल-बरूनी का आगमन हुआ। अल-बरूनी का आना, और अल-बरूनी जब यहाँ पर आए, तो अल-बरूनी ने भारतीय समाज और यहाँ के भूगोल सब कुछ को देखकर एक ग्रंथ की रचना की, जिसको हम लोग कहते हैं किताबुल हिंद कहते हैं। किताबुल हिंद कहेंगे, या इसी को हम लोग कहते हैं तहकीकात, तहकीकाते हिंद कहेंगे, इसको तहकीकाते हिंद कहते हैं। इस ग्रंथ की रचना की, और इस ग्रंथ में अल-बरूनी ने एक तरीके से भारत के समाज के बारे में लिखा है, भारत के धर्म के बारे में लिखा है, भारत के कुछ भूगोल का भी इन्होंने वर्णन किया है इस ग्रंथ में। खारिज्म के रहने वाले थे अल-बरूनी, अबू रेहान इनका मूल नाम था। और फिर आए तो समाज में क्या अस्पृश्यता थी, किस तरीके से जाति प्रथा थी, कैसे जो था एक वर्ण का दूसरे वर्ण में यानी कि अंतर वर्ण विवाह नहीं होता था, खान पान में कितना कठोर था, इन सब चीजों का महमूद गजनबी ने वर्णन किया है। एक दूसरा इसका परिणाम यह हुआ कि महमूद गजनबी के अभियानों से भारत में सूफी संतों का आगमन होना शुरू हुआ। सूफी संतों का आगमन होना शुरू हुआ, और सूफी संतों के आगमन से भारत में एक नवीन इस्लामिक विचारधारा आई, नवीन इस्लामिक विचारधारा आई। ये ठीक उसी तरीके की विचारधारा थी जिस तरीके से भारत में आप कहते हैं कि ईश्वरत्व की प्राप्ति के लिए कर्म मार्ग बताए गए, ज्ञान मार्ग बताए गए, भक्ति मार्ग बताए गए। ठीक उसी तरीके से इस्लाम में भी सूफीवाद जो है एक रहस्यात्मक व्याख्या करता है, और फिर यह ईश्वरत्व की प्राप्ति कैसे हो सकती है, अल्लाह की प्राप्ति कैसे हो सकती है, उस पर बल देते हैं। तो एक नवीन और सूफी संतों के आगमन से फिर क्या होता है कि भारत में धीरे-धीरे क्या होता है कि एक नवीन संस्कृति, और हम कह सकते हैं कि जो हमारी गंगा जामुनी तहज़ीब है, इस गंगा जामुनी तहज़ीब की शुरुआत
यहीं से मानी जा सकती है, शुरुआत यहीं से मानी जा सकती है। तो ये सांस्कृतिक परिणाम जो है गजनबी के आक्रमण का बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा, ये ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने महमूद गजनबी के भारतीय अभियान को किसके संदर्भ में देखा है, तो ये ध्यान में रखना है। एक बार फिर से हम संक्षिप्त में रिपीट कर देते हैं ताकि आप इससे कनेक्ट हो जाएंगे और अच्छी तरीके से इसको समझ लेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक में ही हमने बच्चा फॉर्मेटिंग में कर लिया था कि महमूद गजनबी के आक्रमण के समय भारतीय राजनीतिक जीवन की क्या विशेषता है, इसके बारे में। गजनबी के आक्रमण का उद्देश्य क्या था, इसके बारे में हम लोगों ने जाना है। फिर गजनबी के अभियान का जो प्रमुख भारत पर अभियान हुआ उसको जाना, और फिर आक्रमण का प्रभाव। एग्जाम के दृष्टिकोण से दो एरिया आपके लिए महत्वपूर्ण बनता है। एक तो जो राजनीतिक जीवन की विशेषता थी, इसको अच्छे से समझेंगे, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट याद रखेंगे जो बताया। आक्रमण का उद्देश्य क्या था, ये महत्वपूर्ण है, ये जानना है। और फिर भारतीय अभियान का प्रभाव क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण जानना है। अभियान का क्रम जो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, पहले जब अब स्टेट पीसीएस में तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यूपीएससी में अभियान का क्रम कदापि ही पूछा जाएगा। फिर भी यदि आपको याद रहे, आपके लिए मच बेटर है, तो याद रखेंगे। और इस तरीके से इस तीन टॉपिक को कवर करने के बाद जो है, इस तीन टॉपिक कौन कौन सा हम लोगों ने कवर कर लिया है, तो तीन टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है। वो तो आप एक सूचना के रूप में समझ लें इन चीजों को। सूचना क्या है, तो जो तीन टॉपिक हम लोगों ने कवर किया है इस सेशन में, वो तीन टॉपिक क्या है, तो एक टॉपिक पहला जो वीडियो है वो क्या है, तो इस्लाम का उदय एवं प्रसार, यहीं से शुरुआत हुई थी, पहला वीडियो यही। दूसरा जो लेक्चर है वह किस पर आधारित है, तो भारत पर अरब आक्रमण, भारत पर अरब आक्रमण। और तीसरा जो वीडियो है जो आज लेक्चर हुआ है, वह हो जाएगा महमूद गजनबी का भारतीय अभियान, महमूद गजनबी का भारतीय अभियान। इसमें हम लोगों ने समझा है। अब यहाँ पर एक मैं ये बता देता हूँ कि चूंकि ये सभी जो वीडियो की क्लासेस चली है, ये क्या है कि बीच में पर्व आ जाने के कारण रिकॉर्ड वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो पर क्लासेस हुई है। तो अब मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि इस तीनों क्लास को आप क्रोनोलॉजी के हिसाब से सुनिएगा। पहले इस्लाम के उदय वाले टॉपिक को सुनिएगा, उसको नोट बना लेने के बाद भारत पर अरब आक्रमण के वाले को देखिएगा, फिर महमूद गजनबी के भारतीय अभियान को देखिएगा। क्योंकि इसके बाद जो अगला सेक्शन होगा, इसमें चौथा टॉपिक जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, वह करेंगे मोहम्मद गोरी का भारतीय अभियान। तो जो मोहम्मद गोरी का भारतीय अभियान होगा, गोरी का अभियान, ये अभियान में हम आपके साथ लाइव सेशन में आ जाएंगे। इस अभियान में हम आपके साथ क्या होगा, लाइव सेशन में आ जाएंगे, ये ध्यान में रखेंगे। तो इस अभियान में जब हम लाइव सेशन में आएंगे, तो फिर क्या होगा कि इस तीनों रिकॉर्डेड वीडियो में जहां पर आपकी जो भी क्वायरी रहेगी, जो भी आपको दिक्कत होगा, आप सब नोट करके रखिएगा। इस्लाम के उदय और प्रचार वाले में इस सेक्शन में ये समझना है, भारत पर अरब के आक्रमण वाले सेक्शन में ये समझना है, महमूद गजनबी के अभियान वाले में ये समझना, आप नोट करके रखिएगा। और जब हम महमूद गोरी के अभियान पर क्लास लेके आएंगे, तो पहला जो आधा घंटा होगा इस यूट्यूब सेशन में, लाइव सेशन में, वो आपके जो प्रॉब्लम होंगे हम उसी को उठाएंगे। और जब आपके प्रॉब्लम समाप्त हो जाएंगे, तब हम महमूद गोरी के अभियानों को बढ़ाएंगे, और फिर ये क्लास आगे फिर केवल लाइव ही चलता रहेगा। ये जो तीन वीडियो बीच में दीपावली, धनतेरस, भैया दूज सबका जो पर्व है, इसके कारण आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि आप पर्व भी मनाते रहें और समय निकाल के आप वीडियो इसको देख लेंगे। क्योंकि ये उपलब्ध रहेगा, टाइम टेबल सब आपको हम बता देंगे, 11 तारीख जो क्लास होगा उसमें बता दिया जाएगा। तो फिर आप अपना टाइम निकाल के इस वीडियो को देख लीजिएगा, और क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखिएगा, इस्लाम वाला पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा वीडियो जो होगा वो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, क्रोनोलॉजी में रहेंगे तो बेहतर रहेगा। और आपका नोट्स इतना अच्छा बन जाएगा कि पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, किसी ने मध्यकालीन भारत हमें पढ़ाया, एंशिएंट भी पढ़ाया, मध्यकालीन भी पढ़ाया।
तो इसको ध्यान में रखेंगे और जो भी आपका प्रॉब्लम होगा इस 3 वीडियो से संबंधित, वो चौथा जब हम लाइव सेशन में आएँगे उस पर आधा घंटा पहले वही होगा, देन आफ्टर हम क्लास में चले जाएँगे। तो इसी शुभकामना के साथ जो है सो इस क्लास को आज अंत करते हैं और फिर आप मेरे साथ प्लस कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करें तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। यदि आप 12 मंथ के प्लस कोर्स का जीएस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो भी, या यदि आप 24 मंथ के प्लस कोर्स के जीएस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करें, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसी तरीके से यदि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, चाहे आप 12 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें या 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें, आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए। इसी तरीके से यदि आप ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए, आप 27,500 रुपया इसका फीस है। लेकिन यहाँ भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तब 12 मंथ के प्लस जो ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन है आपको 24,750 रुपये में प्राप्त हो जाएगा। और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। उन लोगों को भी जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं वो देखें ताकि कॉन्सेप्ट और फैक्ट किस तरीके से इतिहास में साथ-साथ चलते हैं। और सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। मिलते हैं अगले टॉपिक महमूद गोरी का जो भारतीय अभियान है उस पर आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए थैंक यू है, धन्यवाद है।